क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022-23 किया पेश। साल 2022 में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। सरकार करेगी 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश कर दिया। वहीं कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। डिजिटल बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार का विशेष जोर गरीबों को सशक्त बनाने पर है। उन्होंने कहा कि गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आगामी 3 वर्षों में बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन्स लाई जाएंगी। यही नहीं, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तकनीक से जुड़े विकास पर सरकार का ध्यान है। सरकार चुनौती उठाने की मजबूत स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। सरकार की योजना है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश हो और इस बजट में आम निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इन सब के बीच बजट के दौरान ही शेयर बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी और उसके पहले से चली आ रही चुनौतियों से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का सरकार जोर रहेगा। वहीं बिहार के भागलपुर में भी व्यापारी और आम लोग बजट पर ध्यान लगाए हुए हैं। बाकायदा इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। बजट पर भागलपुर के व्यापारी और आम लोग क्या कहते हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। ही नहीं गया है। मार्जिनलाइज क्लास के लिए भी इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। 3-4 बातें इसमें अच्छा लगा कि जैसे 20,000 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे बनाने हैं, उसके लिए अलग से वित्त प्रदत्त भी 25,000 करोड़ का कर दिया गया। 80 लाख नया घर के लिए 40,000 करोड़ अलग से डिप्यूट कर दिया गया। तो रियल एस्टेट जो कि रुका हुआ था, उसको एक गति मिलने की है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है और जिसमें भी नाबार्ड को मजबूत करने की बात हुई है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि देश को गठन में बहुत दिन से लगे हुए हैं और उनका हाथ मजबूत होना माने रियल कुछ काम होना। लेकिन अभी आप 200 चैनल का बात कर रहे हैं कि PM चैनल, जिसके तहत आप पढ़ाएंगे, उसका कुछ दिशा निर्देश ही समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल का जो लॉस हुआ है वो एक TV चैनल कैसे उसको निकाल के ले आएगा। उद्यमिता पर अगर बात कर रहे हैं तो रोड मैप दिखनी चाहिए, वो अभी नहीं दिखा है। पिछला बजट का जो 5 आपका वर्टिकल्स था, वो एक भी वर्टिकल्स की चर्चा तक नहीं है इस बजट में। तो हम कहेंगे कि निराशा हाथ लगा है, क्योंकि आपने मध्य वित्त के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मध्य वित्त के लिए ना आपका कोई इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा, ना उसके लिए कुछ इम्पेटस। एक हाउसिंग लोन छोड़ के बाकी कुछ हमको इसमें समझ में नहीं आया। आप देश के हित के लिए सोच रहे हैं, सोच इसमें दिख रही है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, मैंने सारा देश का इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके और हम में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अभी दिल्ली दूर नजर आ रहा है। नौकरियां देखिए, इसमें 80 लाख नौकरी सृजन की बात होना है, 60 लाख, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया के तहत का मतलब क्या होगा कि आपका अभी आप डिफेंस में भी देखें कि 65% हमारा जो भी यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगे, मेक इन इंडिया होंगे, यहाँ तैयार होंगे, तो उसमें रोजगार के सृजन होगा। आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होंगे। ये 60 लाख नया मेक इन इंडिया के थ्रू होगा। ये अच्छी बात है, वेलकम है जी। मोदी गवर्नमेंट के इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं, वो देखिए, बजट इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो बजट फ्यूचर स्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। करंट टाइम में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और डिजिटल वे में ये बजट बहुत अच्छा है। डिजिटलाइजेशन को लेके मोदी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। तो मिला जुला के बजट अच्छा है, बट यही है कि इसका अभी कुछ मतलब प्रेजेंट में कोई ऐसा नहीं दिखेगा, बट इन फ्यूचर अच्छा है। 60 लाख नई नौकरियों की जो बात हो रही है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, नई नौकरियों की जो बात, नौकरियों
की जो बात हो रही है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी तो लोगों को ऑटोमेटिक नौकरियां मिलेंगी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जॉब्स भी आएंगी और लोग अपने पैरों पे खड़े भी होंगे। नहीं, अक्सर जो नौकरियों की बात होती है लोग सरकारी नौकरी समझने लगते हैं, तो इसका कन्फ्यूजन। हाँ, देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ठीक है, लोग सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, बट वो खुद भी अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक उद्यमी होने के नाते, हाँ, एक उद्यमी होने के नाते आपसे पूछें, युवा उद्यमी हैं, तो आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा मोदी सरकार को इस बजट के लिए? कितना अंक देना चाहेंगे कुछ अपने स्तर से? देखिए, अगर 7 नंबर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिया पांडे हुआ, मेरी कंपनी का नाम एग्रीफीडर एग्रीकल्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हुआ, मैं को फाउंडर हूँ एग्रीफीडर। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी एनडीए की सरकार, फिर भी बजट सत्र 2022 में बिहार को कोई सौगात नहीं। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, बजट 2022 में बिहार फिर रहा उपेक्षित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बजट 2022 के नतीजे को देखते हुए बिहार विधानमंडल दल के नेता व विधायक अजीत शर्मा केंद्र सरकार पर जमकर बरसने दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जाति उन्माद फैलाकर देश को लूटने का काम कर रही है। बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया। इस बजट 2022 के सत्र में, पिछले सत्र में भी बिहार को कुछ नहीं मिल पाया था और इस बजट सत्र में भी पूरे देशवासियों को ठगने का काम किया गया। बिहार को आगे बढ़ने के लिए कोई प्रावधान नहीं मिला। उन्होंने कहा, पिछले बजट में बिहार को निराशा हाथ लगी थी और इस बार भी बिहार की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा, वर्तमान केंद्र की सरकार को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सिर्फ जुमलेबाजी और झूठा आश्वासन से देश नहीं चलता। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण पर भी जमकर बरसते हुए कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो सिर्फ अच्छा बोलती है, धरातल पर कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार को कोसते हुए विधायक ने ये भी कहा कि बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की भी बात कही गई थी, लेकिन सब कुछ झूठा और खोखला निकला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार, फिर भी बिहार को कोई सौगात नहीं मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत में समर्थन वापस ले लेना चाहिए। नीलकंठ पीपली धाम बरारी में काफी हर्षोल्लास के साथ हुआ माघी काली पूजन समारोह का आयोजन। युवा समिति नीलकंठ पीपली धाम बरारी के मंदिर में वैश्विक महामारी कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए माघी काली पूजा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। बताते चले कि बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के तहत मूर्ति का रूप छोटा था और मेले का कोई आयोजन नहीं किया गया, सिर्फ मंदिर में पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सचमुच कहा गया है कि माघी काली अपने आप में एक शक्ति रूपा साक्षात देवी के रूप में आती हैं और सबों को शुभाशुभ फल देकर जाती हैं। मंदिर के पुजारी रवि झा ने बताया कि ये आयोजन काफी शांतिपूर्वक किया गया। उन्होंने कहा कि मां से विनती करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना से संसार को निजात दिलाएं। साथ ही साथ पूजा के आयोजन समिति के मोहित कुमार ने कहा कि कोरोना काल के चलते हम लोग इस बार पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ पूजन अर्चना की। मंदिर आयोजन समिति में मोहित कुमार, प्रमोद कुमार, विजय यादव, विक्रम यादव, अमनदीप, सनोज आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोग जान रहे हैं कि आज हर साल माघी काली बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, पर इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बहुत साधारण रूप से केवल पूजा पे ही फोकस किए हैं और एकदम पूरा सेफ्टी तरीका से पूजा की है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है और अच्छे से पूजा हो गया और पूरा गाइडलाइन को हम लोग पूरा फॉलो किए हैं। माता से तो हम लोग बस सिर्फ यही मांगेंगे कि माता इस मनुष्य रूप में जन्म देकर जो आपने सार्थक विचार देने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सभी रोगों को, हमारे सभी कष्टों को पूरे समाज से, पूरे ग्राम से, पूरे राज्य से, पूरे देश से दूर करें। और जिस श्रद्धावान, जिस आस्था के साथ माँ ने शास्त्रों रहित दुराचारियों का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार से इस वैश्विक महामारी का भी निवारण करे। माता जगत जननी से ही प्रार्थना है। भागलपुर जिलाधिकारी ने इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर जाकर किया निरीक्षण। शांतिपूर्ण माहौल में हो रही परीक्षा। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। बताते चले कि इंटर की परीक्षा में मंगलवार को कुल 50 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें 26,678 छात्र एवं 18,763
183 छात्राएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के सभी केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है, कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है। सभी जगह स्टैटिक्स, मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगी हुई है। सभी वरीय अधिकारी भी परीक्षा का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। बहुत अच्छे व शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संचालित हो रही है। जैसे कहीं से अभी कोई समस्या जो है वो नहीं आई है और सभी जगह पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगी हुई है। हम लोग भी निकल के देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे माहौल में परीक्षा संचालित हो रही है और आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं मैट्रिक और इंटर की विभिन्न विषयों की, सभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं। सर, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए क्या आदेश दिए गए? नहीं, वही हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफिंग किया है। आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था। स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर लगाया गया है, उसके ऊपर जो है मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं जोनल फ्लाइंग के, तो त्रिस्तरीय, और फिर SDO, DSP, DM, सारे वरीय पदाधिकारी सब लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से पीसफुली जो है। भागलपुर में 3 थानेदारों का तबादला, सबौर, बबरगंज और बाईपास पे नए थानेदारों की हुई तैनाती। भागलपुर के सबौर और बबरगंज OP के अलावा बाईपास TOP में नए थानेदारों की प्रतिनियुक्ति की गई। बाईपास TOP प्रभारी विश्व बंधु को बबरगंज OP प्रभारी और बबरगंज OP प्रभारी पवन कुमार सिंह को सबौर थानाध्यक्ष एवं ओम प्रकाश को बाईपास OP प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया। वहीं इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापना वाले स्थान पर अविलंब योगदान देने का निर्देश दिया गया। माँ बेटी अपनी बेटी की खोजबीन में दर दर भटक रही है। नाबालिग बेटी 13 दिनों से घर से गायब। कहते हैं माँ बाप के लिए उनकी संतान ही सब कुछ होती है, पर किसी की नाबालिग बेटी पिछले 13 दिनों से अपहरणकर्ताओं के पास हो तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा की, जहां घर से जबरन एक नाबालिग लड़की को उठाकर बगल के गांव जिच्छो का एक लड़का फरार हो गया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने से लेकर SSP तक की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। अब परिजन अपनी टूटी हुई हिम्मत को लेकर सड़क पर बेटी की तस्वीर लेकर लोगों से ये पूछ रहे हैं कि कोई उनकी बेटी को कहीं देखा है क्या। कहीं ना कहीं ममता मां की अपनी बेटी के लिए तरसती रही है। आपको बता दें कि परिजनों ने अपनी बेटी के अपहरण का केस 17 जनवरी को ही लोदीपुर थाने में किया था। हाँ, किनको खोज रहे हैं? 17 तारीख को मेरा बेटी खो गया है। अच्छा, खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं। अभी तक कोई कुछ बताया? कुछ बताइए न रहा है। 17 तारीख से थानों भी जा रहे हैं, थानों भी कोई कुछ करवाइए न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं आप लोग? पूछ रहे हैं रोड उठ कर किधरों बता दे तो बता दे। क्या नाम है? पूजा कुमार। लड़की के कौन है आप? उसका माँ। बाइक सवार झपटमार ने बिस्किट व बीड़ी व्यवसायी के कर्मी से उड़ाए 3 लाख रुपए। सिटी SP ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। भागलपुर में एक बार फिर छिनतई की घटना सामने आ रही है। शहर में झपटमार काफी सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनहारी टोला का है। बताते चलें कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चुनहारी टोला में बीड़ी और बिस्कुट व्यवसाय करने वाले ओम प्रकाश भुवना की दुकान में शेखर यादव नाम का युवक 18 साल से काम करता आ रहा है। दुकान का पैसा यही बैंक में जमा किया करता है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी IDBI बैंक में वो साइकिल से 3 लाख रुपया लेकर जमा करने जा रहा था। घाट लगाए झपटमार अपराधी ने उसकी साइकिल में मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद साइकिल सवार शेखर यादव गिर गया। उसके बाद झपटमार ने उसके हाथ से पैसे का थैला लेकर चलता बना। मीडिया से बात करते हुए शेखर यादव ने बताया कि झपटमार मास्क पहने हुए थे और हथियार से लैस थे। उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। मैं सहम गया और मोटरसाइकिल पर तीनों झपटमार अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। वो किसी भी अपराधी को पहचान नहीं पाया। ये घटना चुनहारी टोले के चौखानी मेहंदी वाली दुकान के पास की है। वहीं सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि CCTV फुटेज से इस केस का कुछ उद्भेदन हो सके। हम लोगों का प्रयास रहेगा जल्द से जल्द इस केस में संलिप्त अपराधियों को पकड़ा जाए। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्या नाम है आपका? नाम शेखर यादव। शेखर यादव। शेखर यादव, क्या घटना क्या हुआ, कैसे हुई बताओ? हम साइकिल से आ रहे थे, पीछे मोटरसाइकिल वाला 300 रुपये। अरे इधर देख के बोलो ना। कितना लोग था? 3 आदमी था।
किस चीज़ पे था? मोटरसाइकिल से। क्या था तुम्हारे पास में, क्या हुआ घटना, पूरा विस्तार से बताओ। नौकरी करते हैं। कहाँ नौकरी करते हो? ओम प्रकाश भुन्ना जी। क्या चीज़ का, पापड़ बेलते हो? नहीं, क्या करते हो? एजेंसी लाइन का काम है। एजेंसी लाइन का वही काम। बताओ ना कि क्या हुआ है, वहाँ से आ रहे थे? तो आ रहे थे, यहाँ पे हो गया घटना। अरे कितना पैसा था? 3 लाख का। कहाँ जा रहे थे? बैंक जा रहे थे IDBI। क्या हुआ, पूरा घटना बताओ ना। और क्या बताएं सर, और तो लेकर भागिया गया, और क्या करेंगे? ये बताओ, मेरा नाम ये है, जो तुम्हारे साथ घटना हुआ बताओ ना। तो बताइए ना सर। क्या हुआ, बोलो, क्या नाम है? शेखर यादव। ई रिक्शा चालकों ने भागलपुर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सुबह से शाम तक ई रिक्शा का परिचालन रहा बंद। चालकों ने कहा, पार्किंग स्थल चिन्हित नहीं, कहां चढ़ाए सवारी, प्रशासन करती अपनी मनमानी। ई रिक्शा चालकों ने आज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ई रिक्शा का परिचालन शाम तक बंद रखा। बताते चले कि तिलका मांझी चौक पर तैनात BMP के जवान ने ट्रैफिक सिग्नल के पास ई रिक्शा के ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल की डंडे से पिटाई कर दी थी। इसमें अब्दुल के एक हाथ में सूजन आई। वो मायागंज के मुस्तफापुर का रहने वाला है। इसी घटना के विरोध में ई रिक्शा के ड्राइवर ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जाहिर करते हुए पूरे शहर में आज ई रिक्शा का परिचालन बंद रखा। ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पार्किंग स्थल चिन्हित नहीं है, कहां पर चढ़ाएं सवारी कुछ समझ नहीं आता। वहीं घटना के संबंध में जख्मी ई रिक्शा के ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल ने बताया कि प्रशासन ई रिक्शा चालकों के साथ ठीक नहीं कर रहा। पुलिस अपना पुलिसिया रवैया हम गरीब ई रिक्शा चालकों पर ही भांजते हैं, ये कतई सही नहीं। ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों चालक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को आवेदन सौंपा। ई रिक्शा चालकों की मांग है कि हमें शहर में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए और ई रिक्शा चालकों के साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी चौक से 100 मीटर पहले या 100 मीटर बाद ई रिक्शा रोककर सवारी उतारना है या चढ़ाना है, इसका उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजसेवी इंजीनियर अमन ने किया पंजीकरण शिविर का शुभारंभ। शिविर का आयोजन शहर के कई जगहों पर अगले कई दिनों तक होगा। समाजसेवी इंजीनियर अमन कुमार सिन्हा के द्वारा मारवाड़ी पाठशाला के पीछे वाली गली पटल बाबू रोड में पंजीकरण शिविर का शुभारंभ विधिवत उद्घाटन कर किया गया। समाजसेवी अमन कुमार सिन्हा ने कहा कि ये पंजीकरण शिविर अपने शहर भागलपुर में लगातार कई दिनों तक चलता रहेगा। हर क्षेत्र में जाकर इस शिविर को लगाया जाएगा। इस शिविर में जीवन प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, EKYC, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड आदि बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इन सभी कागजात को बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना होता है, इसलिए मैंने एक पहल की और इस पहल के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर अमन ने कहा कि डिजिटल इंडिया बनाना अपने प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। इसी क्रम में मेरे मन में भी आया कि मुझे भी लोगों को सहयोग करना चाहिए। नवगछिया में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त इंटर की परीक्षा शुरू। नवगछिया में बनाए गए सभी केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई, जहां द्वितीय पाली में जीबी कॉलेज नवगछिया में 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। 557 छात्राएं परीक्षा दी। BLS कॉलेज में प्रथम पाली में 3 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 293 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में 13 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 891 छात्राएं उपस्थित थीं। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में प्रथम पाली में सभी 86 छात्राएं उपस्थित थीं। द्वितीय पाली में 3 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 504 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर स्तरीय हाई स्कूल नवगछिया में प्रथम पाली में 1 छात्रा अनुपस्थित थी। 127 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में 15 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 539 छात्राओं ने परीक्षा दी। रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में प्रथम पाली में 2 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 143 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में 7 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 476 छात्राओं ने परीक्षा दी। शिलाल जीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंघिया मकनपुर में प्रथम पाली में 4 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 106 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में 6 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 568 छात्राओं ने परीक्षा दी। सरस्वती पूजा पर नहीं बजेगा डीजे, ना ही बड़ा आयोजन, अधिकतम लोगों की संख्या होगी 50। नवगछिया में सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने की। उन्होंने कहा कि सभी पूजा स्थल पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। एक साथ 50 लोगों की अनुमति होगी। वृहद पैमाने पर कोई भी आयोजन नहीं होगा। रंगरा के भवानीपुर, बुद्धूचक, वीरनगर, दादपुर, गोड़ियारी में वृहद पैमाने पर मेला व कुश्ती होता है।
इन सभी पूजा समिति को कहा गया कि मेला व कुश्ती का आयोजन नहीं किया जाएगा। कुश्ती व 50 से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होने पर पूजा समिति पर कार्रवाई की जाएगी। सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि प्रतिमा के विसर्जन के लिए रूट चार्ट तैयार रखें। विसर्जन के समय डीजे व अश्लील गाने नहीं बजेंगे। डीजे व अश्लील गाने बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर पेट्रोल पंप के पास टेम्पो ने साइकिल में मारी ठोकर, युवक की गई जान। नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी सड़क पेट्रोल पंप के पास ऑटो के द्वारा साइकिल को टक्कर मारने से एक की मौत हो गई। मृतक थाना क्षेत्र के गोड़ियारी निवासी कैलाश सिंह के पुत्र सत्यजीत कुमार उर्फ सुजीत कुमार हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। परिजनों ने बताया कि सुजीत घर से केला लाने के लिए गोपालपुर साइकिल से गया था। पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे सुजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सुजीत को इलाज करवाने के लिए गोपालपुर सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के पश्चात घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल को भागलपुर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव को घर के पास सड़क पर रखकर रोड जाम कर दी। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। मृतक युवक की मां श्यामा देवी आशा के रूप में कार्य करती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे गोपालपुर थाने के पीएसआई बसंत कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य विभास कुमार भारती, पूर्व पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल सिंह ने समझा बुझाकर शांत किया। परिजन रोड पर से हट गए। शव को भी अपने साथ लेकर चले गए। परिजनों ने कहा कि मंगलवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए सौंपा जाएगा। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है। ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार शिकायत मिलने के बाद नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर टीम बनाकर अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का शुरू किया जांच। लगातार शिकायत मिलने के बाद नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सभी पंचायत में टीम बनाकर अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र का जांच किया। पंचायतवार आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच मंगलवार को किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र पर धात्री, गर्भवती, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। जांच में कई अनियमितता उजागर हुई है। जांच के पश्चात अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। टीम बनाकर जांच इस्माइलपुर सीओ, बीडीओ, नारायणपुर सीओ, नवगछिया बीडीओ, रंगरा सीओ ने जांच किया है। नवगछिया में समारोह पूर्वक मनाया गया अंगिका दिवस। अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास, गौतम कुमार प्रीतम, कवि श्रवण बिहारी, डॉक्टर के चौधरी व डॉक्टर ब्रह्मदेव ब्रह्मा ने संयुक्त रूप से किया। अंगिका चल पत्रिका के अंगिका दिवस विशेषांक विक्रमशिला एक संक्षिप्त परिचय एवं ज्योति और नाद की महिमा किताब का विमोचन मंचासीन अतिथि द्वारा किया गया। वहीं मौके पर कवि योगेंद्र कर्मयोगी, कवित्री अनुपम सिंह, मोहित चंद केसरी, सरयू पंडित सौम्य, भोला कुमार बागवानी, रामानंद गुप्त ने अपनी चर्चित कविता सुनाकर तालियां बटोरी। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। रंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर गांव में इंद्रदेव यादव के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल को परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि खेत में पटवन के विवाद को लेकर गौतम कुमार, सागर कुमार ने मारपीट किया है। वहीं एक अन्य मामले में बच्चे के विवाद में महिला को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल महिला डेजी देवी है। पीड़ित महिला ने गुड्डू यादव पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इस्माइलपुर प्रखंड के सौदागर मंडल टोला के पास गंगा नदी किनारे दलदली जमीन पर गैस निकलने व आग लगने की जांच। घटना की जांच नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी यतिन कुमार पाल ने किया। मौके पर नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार भी मौजूद थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि से बातचीत की। अनुमंडल पदाधिकारी ने नदी किनारे गैस निकलने व वहां खरपतवार में आग लगने की घटना की जांच स्थल पर जाकर किया। गैस रिसाव की जांच शीघ्र ही विशेषज्ञ टीम करेंगे। रंगरा ओपी पुलिस ने वारंटी को गिरफ्तार किया है। वारंटी भीमदास टोला निवासी शैलेंद्र रजक, योगेंद्र रजक है। अवर निरीक्षक सतीश चंद्र सिंह ने आरोपित को घर से गिरफ्तार किया है। आरोपित के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्य न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय से वारंट निर्गत था। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। रंगरा ओपी पुलिस ने 1 लीटर शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित जल्लूदास टोला निवासी प्रकाश मंडल, सिमरिया निवासी मिथुन मंडल है। अभियुक्त के घर से 1 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। 200 लीटर
अर्धनिर्मित शराब विनिष्ट किया गया। पुलिस ने शराब बनाने वाले उपकरण को भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। नौगछिया पुलिस ने मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया है। इस संबंध में नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने 61 लोग पाए गए। इन लोगों से 3050 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। 5 वाहन चालक से 3000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।